अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। हमने कहा था कि जो सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जबकि अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा हेलिक्स, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स, कॉइल्स वगैरह जो हैं वो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसी तरह से आज हम सीखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जो अल्फा हेलिक्स हैं, ये बीटा प्लेटेड शीट्स और कॉइल्स वगैरह हैं, बीटा बैंड्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, ये फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं एंड द फोल्डिंग ऑफ दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए ये डिटरमिन करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, उन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो बताता है कि किस तरह से अब प्रोटीन ने फोल्ड होना है टू फॉर्म द टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द both the folding of the domains and to the final arrangement of domains in the polypeptide chains. Domains जो है वो हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन है। The structure of a globular proteins in an aqueous solution is compact with a high डेंसिटी ऑफ द एटम्स इन द कोर ऑफ अ मॉलिक्यूल। अभी मैंने आपको बताया कि ये देखें, ये हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन के बारे में बात की हुई है। ये आपको अल्फ़ा हेलिक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये हेलिसेस वगैरह हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड होना शुरू हो गया है और ये एक आपको ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज़ द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग किस तरह से होगी? इसमें फोल्डिंग इस तरह से होगी कि वो अमाइनो एसिड्स जिनके पास हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स हैं, वो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स इनर फेस को जो है ना वो कर रही होंगी ऑक्यूपाई। यानी जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स वाले अमाइनो एसिड्स होंगे वो इधर होंगे, इसकी फोल्डिंग इस तरह से होगी। और जो आपके हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होंगे वो आपकी बाउंड्री वॉल की तरफ होंगे। इस तरह से प्रोटीन की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, ताकि क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर वाटर होगा, वाटर है। अगर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स सरफेस को फेस कर रहे होंगे, इसकी बाउंड्री वॉल के ऊपर होंगे। अच्छा, हम इसको कंसीडर करते हैं फुटबॉल के साथ, ठीक है। फुटबॉल के बाहर वाली सारी सरफेस होगी, उसके ऊपर वो अमाइनो एसिड्स होंगे जिनकी आर चेन जो है वो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स कंटेन किए हुए होगी, ताकि उनके दरमियान में एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो। अगर यही हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड सरफेस पर होते हैं तो फिर प्रोटीन की स्टेबिलिटी, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था वो डिस्ट्रॉय हो जाना था। दैट्स वाई इसकी फोल्डिंग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है, और ये फोल्डिंग जो है वो डिटरमिन की जाती है बाय द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो फिर अब हमें यही बताया गया कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे वो कोर ऑफ अ मॉलिक्यूल बनाएंगे, यानी फुटबॉल का अंदर वाला हिस्सा बनाएंगे, और इसी तरह से जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे वो सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर होंगे। डोमेन हमने पढ़ी अभी। डोमेन क्या है? डोमेन इज़ द फंडामेंटल फंक्शनल एंड 3D स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो पॉलीपेप्टाइड चेन का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होगा और उसकी जो 3D स्ट्रक्चरल बेसिस होगी वो हमारी डोमेन कहलाती है। वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जिनके पास अमाइनो एसिड मोर देन 200 अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ 2 or more than 2 domains. The core of a domain is built from combination of supra secondary structural element यानी मोटिव। जो डोमेन की अंदर वाली स्ट्रक्चर होगी वो किससे मिलकर बनी होगी? मोटिव से मिलकर बनी हुई होगी। डोमेन के अंदर की जो फोल्डिंग होगी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की वो इंडिपेंडेंट होती है द फोल्डिंग ऑफ अदर डोमेन्स। देयरफॉर ईच डोमेन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल कॉम्पैक्ट ग्लोब्यूलर प्रोटीन दैट इज़ स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर डोमेन्स इन दैट पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर डोमेन एक ख़ास जगह है जिसकी फोल्डिंग जो है वो इंडिपेंडेंट होगी टू द अदर डोमेन्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? कम्बिनेशन ऑफ मोटिव से।
अब किस तरह से ये स्ट्रक्चर्स, ये जो फोल्डिंग है ये मेंटेन रखी जाती है। ये जो 3D स्ट्रक्चर यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड है, ये प्रोटीन के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सही से प्रोटीन की फोल्डिंग होगी तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर सही होगा और उसकी फंक्शनिंग सही होगी, यानी फंक्शनैलिटी जो है प्रोटीन की वो 3D टर्शियरी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस की हुई होती है। अगर प्रोटीन की फोल्डिंग जो है वो सही नहीं हुई हुई तो फिर जो है वो प्रोटीन का फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं होगा। अब कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन के इस 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में काम करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, वैंडरवाल फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस, ये कुछ ऐसे इंटरेक्शंस हैं, ये बॉन्ड्स हैं जो आपके इस प्रोटीन की फोल्डिंग को मेंटेन, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पढ़े थे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो अल्फ़ा हेलिक्स है या बीटा हेलिक्स है उसके अंदर इंटर चेन एंड इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं जो कि उसकी उस फोल्डिंग को इन प्लेस रखने में काम करती हैं। इसी तरह से ये जो फोल्डिंग्स हैं इनकी जो मेंटेनेंस है या ये फोल्ड्स किस तरह से बरकरार रह सकते हैं उनके लिए हमारे पास जो बॉन्ड्स अवेलेबल हैं वो यही हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो एक कोवेलेंट लिंकेज है विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्फ हाइड्रल ग्रुप यानी SH ग्रुप ऑफ ईच ऑफ द 2 सिस्टीन रेजिड्यूज टू प्रोड्यूस अ सिस्टीन रेजिड्यू, INE वाला रेजिड्यू। ठीक है, जो एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होगा उसके इस एक SH ग्रुप का दूसरे SH ग्रुप के साथ लिंकेज बन जाएगा एंड दिस SS लिंकेज विल बी द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये अगर आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, वन सिस्टीन रेजिड्यू अदर सिस्टीन रेजिड्यू, ये दोनों जो हैं वो डाइसल्फाइड ब्रिज बना रहे हैं और इस तरह से ये जो फोल्डिंग है ये मेंटेन रहेगी। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स हैं, इनके दरमियान में जो इंटरेक्शन होगा वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। ये एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दूसरे का है, इन दो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये पास पड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से आपके जो हैं ये आयनिक बॉन्ड्स हैं। ये कुछ बॉन्ड्स थे, लिंकेजेस थे, इंटरेक्शंस थे जो आपकी 3D या टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो 2 सिस्टीन रेजिड्यूज थे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन के अंदर वो सेपरेटेड थे फ्रॉम ईच अदर बाय मैनी ऑफ द अदर अमाइनो एसिड्स इन द प्राइमरी सीक्वेंस और दे में इवन बी लोकेटेड टू ऑन 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। यानी जो सिस्टीन रेजिड्यूज के अंदर जो 2 सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन रेजिड्यूज हैं ये प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के अंदर बहुत दूर दूर थे, but this folding brings these 2 cysteine residues into a proximity and this permits the covalent bonding of their side chains। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के नंबर 5 के ऊपर एक सिस्टीन रेजिड्यू था और दूसरे उसी पॉलीपेप्टाइड चेन के नंबर 60 या 50 पे एक और प्रोटीन रेजिड्यू था, लेकिन जब फोल्डिंग होगी तो फिर इस फोल्डिंग के रिजल्ट में जो 2 सिस्टीन रेजिड्यूज थे वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और जब करीब आएंगे तो उनके बीच में ये सल्फाइड ब्रिज बन जाएगा। अ डाइसल्फाइड बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ 3D शेप ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम डीनेचुरेटेड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। अब डीनेचुरेशन क्या है कि प्रोटीन की ये जो 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का ये जो 3D स्ट्रक्चर है ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल रिजल्ट इन द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस है, कोई सा भी ऐसे एजेंट है जो कि डीनेचुरेशन काज करा सकता है इन द प्रोटीन, तो फिर हमारे पास ये जो डाइसल्फाइड लिंकेज है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी ये वो बॉन्ड है जो ईजिली नहीं टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल many of the disulfide bonds are found in the proteins such as immunoglobulins that are secreted by the cells। for example हमारे पास जो immunoglobulins हैं जो आपकी इम्यूनिटी की प्रोटीन्स हैं वो आपकी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को कंटेन किए हुए होती हैं। अदर इज़ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस।
Amino acids with the non-polar side chains tend to be located in the interior of the polypeptide molecule where they associate with the other hydrophobic amino acids. यानी दो ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन को कंटेन किए हुए होती हैं, इन दोनों हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स के अंदर जो इंटरेक्शन होगा वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगी. इसके अलावा कुछ ऐसे चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स भी होंगे, उनके बीच में जो है वो हमारे पास आयनिक लिंकेज होना शुरू हो जाएगा. ये बात हम पहले भी पढ़ कर आए हैं कि जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होंगे वो प्रोटीन की इनर फेस के अंदर होंगे, जबकि प्रोटीन की सरफेस के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो अमाइनो एसिड्स होंगे जिनके पास हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हाइड्रोफिलिक साइड चेन्स होंगी या पोलर साइड चेन्स होंगी. इस तरह से इनकी इस पोलैरिटी की वजह से दे विल बी एबल टू कॉन्टैक्ट विद द पोलर सॉल्वेंट्स. प्रोटीन्स लोकेटेड इन द नॉन पोलर एनवायरनमेंट सच एज द मेम्ब्रेन एग्जिबिट्स द रिवर्स अरेंजमेंट. अगर बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो नॉन पोलर हो जाएगा तो फिर इसकी अरेंजमेंट जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी. इन सच केस अ सेग्रीगेशन ऑफ R ग्रुप्स अकर्स दैट इज एनर्जेटिकली मोस्ट फेवरेबल. अदर इज हाइड्रोजन बॉन्ड. अमाइनो एसिड साइड चेन्स कंटेनिंग द ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बॉन्ड्स and the hydrogens such as the alcohol group of serine and threonine can form the hydrogen bond. के दो अमाइनो एसिड्स जिनमें से एक के पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है और एक अमाइनो एसिड जिसके पास हाइड्रोजन ग्रुप है ऑफ द सीरीन और थ्रियोनिन यानी हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, तो इस तरह से इन दो एटम्स की प्रेजेंस जो है वो लीड करेगी टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सच एज द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड. Formation of hydrogen bond between the polar group on the surface of proteins and the aqueous solvent enhances the solubility of the protein. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी प्रोटीन की solubility जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. आयनिक इंटरेक्शंस अभी हम पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड जिनके पास चार्ज्ड साइड चेन्स होंगी, तो वो चार्ज्ड साइड चेन्स जो होंगी वो आयनिक इंटरेक्शन जो है उसमें इन्वॉल्व होंगी. फॉर एग्जांपल अगर एक अमाइनो एसिड के पास कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, एक्स्ट्रा वाला जो था नेगेटिव चार्ज है, तो और एक अमाइनो एसिड जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच आयनिक इंटरेक्शन हो जाएंगे. एस्टर लिंकेजेस भी बनती हैं. एस्टर लिंकेज बनेगी बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द टू डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. सबसे पहले हमने अभी तक सीखा कि हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है क्या है कि फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस किस तरह से, उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, अभी तक हमने ये देखा. अब हम ये देखेंगे कि हम इस 3D स्ट्रक्चर को जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम एक्सरे डायफ्रैक्शन कहते हैं. एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है टू इन्वेस्टिगेट द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन. एक ये फैक्ट कंसीडर किया जाता है कि जब एक्सरे एक एटम के साथ स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने के बाद ये एक्स रेज डायफ्रैक्ट हो जाती हैं, और इसकी डायफ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, कि उस एटम के बाहर जो ऑर्बिट्स थे उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. जितने ज़्यादा एटम्स बाहर वाले आपके ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होंगे उतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास हैवियर एटम होगा और उतनी ही ज़्यादा जो है वो डायफ्रैक्शन आएगी. सो हैवियर द एटम्स विल प्रोड्यूस मोर द डायफ्रैक्शन दैन द लाइटर वंस. अब हम अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि द क्रिस्टल्स ऑफ द प्रोटीन अंडर द इन्वेस्टिगेशन आर सब्जेक्टेड टू द एक्सरे बम्बार्डमेंट. उनको बार बार जो है वो एक्सरे से स्ट्राइक कराया जाता है, रिजल्टिंग एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फोटोग्राफिक पैटर्न और द स्ट्रक्चरल रेजोल्यूशंस प्रोड्यूस्ड बाय द एटम आर रिकॉर्डेड. यानी जो डायफ्रैक्ट होकर एक्सरेज आई हुई होती हैं उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं.
इसी तरह से हम डिफरेंट जो है वो एंगल्स से बम्बार्डमेंट कराते हैं और इस बम्बार्डमेंट के रिजल्ट में हम प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग्स, the interactions between the side chains of the amino acids determine how long a polypeptide chain folds into the intricate 3D shape of a protein molecule। यानी ये जो साइड चेन पे लगे हुए अमाइनो एसिड्स की जो साइड चेन है उनके बीच में इंटरेक्शन बताता है कि कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होंगी वो फोल्ड होंगी। और अगेन मैं बता चुकी हूँ कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन की फंक्शनैलिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फोल्डिंग प्रॉपर होगी तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर सही बनेगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर सही बनेगा तो प्रोटीन की फंक्शनैलिटी प्रॉपर वे में होगी। प्रोटीन फोल्डिंग सेल के अंदर होती है और इट में टेक्स फ्यू सेकंड्स टू द मिनट्स और ये इन्वॉल्व करती है नॉन रैंडम ऑर्डर्ड पाथवेज को, यानी प्रोटीन फोल्डिंग एक ऑर्डर्ड पाथवे में होती है। एडिशनल इवेंट्स स्टेबलाइज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर एडिशनल इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, वो इनिशिएट करते हैं कि अब टर्शियरी स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन अपने हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को टच करेगा। इन द लास्ट स्टेज द पेप्टाइड अचीव्स इट्स फुली फोल्डेड नेटिव फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय द लो एनर्जी स्टेट। Some biologically active proteins or segments, there is a lack of stable tertiary structure. They are referred as intrinsically disordered protein। यानी प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर एक स्टिमुलस आता है, वो स्टिमुलस जो है वो लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो जब टर्शियरी स्ट्रक्चर कम्प्लीटली बन जाता है तो उसके रिज़ल्ट में प्रोटीन जो है वो एक मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है और ये प्रोटीन फिर अपने फंक्शन के लिए रेडी होती है। जबकि कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जहाँ पर लैक होता है स्टेबल टर्शियरी स्ट्रक्चर का, जहाँ पर आपके जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो सही से नहीं बना हुआ होता, तो इस तरह से वो प्रोटीन्स जो है वो इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन्स कहलाती हैं। डीनेचुरेशन ऑफ अ प्रोटीन, प्रोटीन की डीनेचुरेशन कब होती है? जब उसकी अनफोल्डिंग होना शुरू हो जाए या उसका सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर डिसऑर्गेनाइज हो जाए विदाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। यानी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूट रहे, उसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर था वो ख़राब होना शुरू हो गया। डिफरेंट किस्म के डीनेचुरेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम इज़ द इम्पॉर्टेंट आर हीट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस, डिटर्जेंट्स, आयंस ऑफ द हैवी मेटल सच एज द लेड वगैरह। डीनेचुरेशन अंडर आइडियल कंडीशन बी रिवर्सिबल, यानी अगर एक दफ़ा डीनेचुरेशन हो गई है, प्रोटीन का फोल्डिंग जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो गई है, तो हम आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करके इसको रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा से फोल्डिंग बना सकते हैं। such that the protein refolds into its original native structure when the denaturing agent is removed. However, most of the proteins once denatured remain permanently disordered. कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनको आप आइडियल कंडीशन भी प्रोवाइड कर दें तब भी वो दोबारा रीफोल्ड नहीं होंगी। Denatured proteins are often insoluble and precipitated from the solution. Role of chaperones in the protein folding. प्रोटीन फोल्डिंग जो है वो एक स्पेशल मैसेज के थ्रू या एक इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है ना वो की जाती है। द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग इज़ कंटेन्ड इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। अगेन हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ही डिटरमिन करता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन को। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स व्हेन डीनेचर्ड डू नॉट रिज्यूम देयर नेटिव कॉन्फर्मेशंस बिकॉज even under favorable environmental condition। वो इसलिए होता है because many of the protein folding is facilitated process which requires a specialized group of protein referred as the molecular chaperones and adenosine triphosphate hydrolysis। कि बहुत सारी प्रोटीन्स अगर डीनेचर हो जाएं और हम उनको आइडियल कंडीशन प्रोवाइड भी करें तो फिर भी उनकी जो ओरिजिनल शेप थी वो रीगेन नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि ये वो प्रोटीन्स होती हैं जिनकी फोल्डिंग जो है वो फैसिलिटेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जिसको हम चैपेरोन बोलते हैं। ये क्या होती हैं? हीट शॉकिंग प्रोटीन्स होती हैं।
ये इंटरेक्ट करती हैं विद द पॉलीपेप्टाइड चेन एट द वेरियस स्टेजेस ड्यूरिंग द फोल्डिंग प्रोसेसेस, यानी फोल्डिंग के प्रोसेस के दौरान ये चैपेरोन्स जो हैं ये इंटरेक्ट करेंगे विद द पॉलीपेप्टाइड चेन्स एट वेरियस स्टेजेस. Some chaperones bind the hydrophobic regions of an extended polypeptide chain and are important in keeping the protein unfolded until its synthesis is completed. यानी एक तरह से ये वो चेक पॉइंट्स हैं या ये वो बॉस है जो आपकी प्रोटीन की फोल्डिंग को, प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा होता है. एक दफ़ा जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगी तो फिर इसका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा. ऐसी प्रोटीन्स अगर डी नेचर हो जाएं तो फिर चैपेरोन नहीं होगा उसके पास, इसी वजह से उसकी जो है वो रीफोल्डिंग पॉसिबल नहीं होगी. एक तो उसने काम किया कि वो हाइड्रोफोबिक रीजन के साथ बाइंड करेगा और उसको गाइड करेगा प्रोटीन की फोल्डिंग को अनलेस अनटिल उसकी सिंथेसिस कंप्लीट नहीं होती. एक इसके काम करने का तरीका ये है कि इट में फॉर्म अ केज लाइक मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर which is composed of two stacked rings. The partially folded protein enters the cage, binds the central cavity through the hydrophobic interactions, folds and is released. ठीक है, यानी अगेन उसी तरह से ये उसकी क्या कर रहा है, फोल्डिंग उसके 3D स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस में अपना रोल प्ले कर रहा है. केज लाइक चैपेरोन्स को हम चैपेरियंस भी बोलते हैं. अच्छा जी, chaperones then facilitate the correct protein folding by binding to and stabilizing exposed, aggregation-prone hydrophobic regions and denatured polypeptides, preventing the premature folding. अगेन ये हमारे पास वो प्रोटीन्स होती हैं जो प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग, जब प्रोटीन कम्प्लीटली सिंथेसाइज हो जाएगी उसके बाद उसकी फोल्डिंग कराएगा. उसकी फोल्डिंग किस तरह से करानी है उसको कंट्रोल करेगा और फोल्डिंग के बाद उसके स्ट्रक्चर को जो है वो सारा मतलब चेक करेगा. ये हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया. उसके बाद हमारे पास आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हम किस तरह से कहते हैं कि हमारे पास वो प्रोटीन्स जो 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर कंसिस्ट किए हुए होती हैं. They may be held by the non-covalent interactions or by the covalent cross links. This structure is known as quaternary structure. ये अब आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. एक ये इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है. इस तरह से ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर एक प्रोटीन बना रही हैं. ये चारों जो हैं इसके जो है वो टेट्रामर्स कहलाएंगे. इसकी अरेंजमेंट जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगी. इसमें से हर पॉलीपेप्टाइड चेन का अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा और ये सारे जो हैं सब यूनिट्स मिलकर एक प्रोटीन बनाएंगे. दिस इज़ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. Many of the protein consist of the single polypeptide chain and are termed as monomeric protein. इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जिनके पास 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं दैट आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल और टोटली अनरिलेटेड. यानी ये जो 4 अभी हमने सब यूनिट्स पढ़े हैं, ये चारों सब यूनिट्स एक जैसी पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं. Arrangement of these polypeptide subunits is known as quaternary structure. Subunits are held together primarily by the non-covalent interactions, for example hydrogen bond, ionic bond या फिर hydrophobic interactions. Subunits independently function भी कर सकते हैं या फिर ये इकट्ठे भी function कर सकते हैं. For example hemoglobin which is a oxygen binding protein, उसकी क्या होती है, one subunit of the tetramer increases the affinity of the other subunits of oxygen. Isoforms are those proteins that perform the same function but have the different primary structure. Isoform हमारे पास वो proteins होती हैं जिनका सेम फंक्शन होता है लेकिन वो उनका डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है. दे कैन अराइज फ्रॉम डिफरेंट जीन्स और फ्रॉम द टिश्यू स्पेसिफिक प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल जीन. अगर ये प्रोटीन फंक्शन के तौर पर इंजाइम कर रही है तो हम इसको आइसोजाइम बोलते हैं. ऐसी प्रोटीन जिसके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसको हम मोनोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं. जिसके पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उसको हम डाइमेरिक पेप्टाइड चेन बोलते हैं. इसकी एग्जांपल हमारे पास एक क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज एंजाइम है. ये बेसिकली फॉस्फोराइलेशन कराता है. होमोडाइमर्स मीन वो पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके 2
वो प्रोटीन जिसके अंदर 2 सब यूनिट्स होते हैं उसके दोनों सब यूनिट्स सेम पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि हेटेरोडाइमर वो होगी जिसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी बट दे आर डिफरेंट। ये हमारे पास एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 2 अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पढ़े। आज हमने टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर पढ़ा। जो बात आपको नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।